हेलो ऑल, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज हम कंटिन्यू करेंगे अपनी एमसीक्यू सीरीज़ को। आज का टॉपिक है ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। हम टॉपिक वाइज एमसीक्यू सीरीज़ कंटिन्यू करेंगे सो दैट कि आपको पर्टिकुलर टॉपिक में आपकी कितनी प्रिपरेशन है उसका आइडिया हो जाए। टॉपिक्स ऑलमोस्ट आपके सेम रहेंगे। एचपी सेट एग्ज़ाम के लिए भी आप इन क्वेश्चंस को देख सकते हो। पीजीटी बायोलॉजी जो होने वाला है एंड एमएससी एंट्रेंस एग्ज़ाम भी जो होने वाला है। टॉपिक वाइज हम एमसीक्यू सीरीज़ कंटिन्यू करेंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ trachea divides into primary bronchi at the level of dash thoracic vertebrae. Is it fifth, third, sixth or second? So the correct answer is fifth thoracic vertebrae. As we know कि thoracic vertebrae कितनी होती है 12। तो जो फिफ्थ thoracic vertebrae है उसके लेवल पे जो ट्रैकिया है दैट गेट डिवाइड्स इनटू द ब्रोंकाई, और फिर जो राइट और लेफ्ट ब्रोंकाई है वो एंटर करेंगी राइट एंड लेफ्ट लंग में रिस्पेक्टिवली। क्लियर? Next question is partial pressure of oxygen in lung alveoli is equal to that in the blood, more to that in the blood, less to that in the blood and less to that of carbon dioxide. The correct option is more to that in the blood. अब देखो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन का प्रेशर कहाँ है? लंग के एल्वियोलाई में, तभी तो वो डिफ्यूज़ करेगी फ्रॉम लंग एल्वियोलाई टू कैपिलरी। क्लियर? तो कितना होता है वहाँ पे पार्शियल प्रेशर? अबाउट 104 mmHg। और ब्लड में पार्शियल प्रेशर कम होता है, सो वो लंग एल्वियोलाई से ऑक्सीजन डिफ्यूज़ कर जाएगी ब्लड में, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन इज रेस्पिरेटरी राइम सेंटर विच कंट्रोल रेस्पिरेशन इज प्रेजेंट इन डायनसेफेलॉन, पॉन्स, मेडुला ऑब्लोंगेटा और सेरिबेलम। सो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन मेडुला ऑब्लोंगेटा। रेस्पिरेटरी राइम सेंटर प्रेजेंट है मेडुला ऑब्लोंगेटा में, और जो रेस्पिरेटरी राइम सेंटर को कंट्रोल करेंगे एपन्यूस्टिक सेंटर एंड न्यूमोटेक्टिक सेंटर, वो कहाँ पे प्रेजेंट है? पॉन्स में, राइट? बट ये याद रखना कि जो रेस्पिरेटरी राइम सेंटर है दैट इज प्रेजेंट इन मेडुला। जो रेस्पिरेटरी मसल्स हैं दैट इज़ डायाफ्राम एंड इंटरकॉस्टल मसल्स, उनको कौन कंट्रोल करेगा? ये जो रेस्पिरेटरी राइम सेंटर प्रेजेंट है मेडुला ऑब्लोंगेटा में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रॉन्ग मैच? IRV जो है वो 2500 to 3000 ml है, ERV 1000 to 1100, RV है 1100 to 1200 and TV is 500 ml per minute. करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज टाइडल वॉल्यूम जो है वो 500 ml है, बट दैट इज पर ब्रीथ नॉट पर मिनट। ठीक है ना? सो एक नॉर्मल ब्रीथ में जो हम एयर इनहेल और एक्सहेल करते हैं दैट इज टाइडल वॉल्यूम जो कि है 500 ml। ठीक है? तो पर मिनट जो ब्रीदिंग रेट है नॉर्मल पर्सन में दैट इज 14 to 16 टाइम्स। तो अगर हमने टाइडल वॉल्यूम 1 मिनट का निकालना है तो हमें 500 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 14 या 16 से, वो फिर आएगा पर मिनट का। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज कार्बन डाइऑक्साइड डिसोसिएट्स फ्रॉम कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन व्हेन? कब डिसोसिएट करेगी कार्बन डाइऑक्साइड कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन से? सो कहाँ ये कंडीशन देखने को मिलेगी कि जब कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हीमोग्लोबिन से डिसोसिएट हो जाएगी, अलग हो जाएगी। सो करेक्ट आंसर इज व्हेन पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज हाई एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इज
लो। कहाँ ये देखने को मिलेगा? हम इस कंडीशन को देख सकते हैं लंग एल्वेलाई में, क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होता है और कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर कम होता है। सो जब ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होता है तो एफिनिटी हीमोग्लोबिन की कार्बन डाइऑक्साइड के लिए कम हो जाती है एंड दिस इफेक्ट इज़ नोन एज हेल्डेन इफेक्ट, और ये लंग एल्वेलाई में देखने को मिलेगा। Next question is, which of the following match is wrong regarding transport of gases during respiration? So, 97% of oxygen is transported in RBC, 3% of oxygen is transported dissolved in plasma, 70% of carbon dioxide as bicarbonate and 23% of carbon dioxide is dissolved in plasma. So, the correct option is 23% of CO2 is not transported in dissolved form in the plasma. 23% जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन करती है और फॉर्म करती है ऑक्सी हीमोग्लोबिन, और फिर इसी फॉर्म में जो है इसका ट्रांसपोर्ट होता है टू द लंग्स. सो दैट इज द करेक्ट आंसर. नाउ next question is, in breathing movement, air volume can be estimated by stethoscope, hygrometer, sphygmomanometer and the spirometer. ठीक है, जो डिफरेंट एयर वॉल्यूम्स हैं, पल्मोनरी वॉल्यूम्स हैं, उनको हम कौन से इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से मेजर करते हैं? सो द करेक्ट आंसर इज स्पायरोमीटर. स्पायरोमीटर इज यूज्ड टू मेजर द एयर वॉल्यूम. अब क्वेश्चन आता है कि कौन से एयर वॉल्यूम है जो स्पायरोमीटर से हम मेजर नहीं कर सकते. दैट इज द रेजिडुअल वॉल्यूम, जो कि हमेशा लंग स्पेसिस में प्रेजेंट रहता है, हमारे रेस्पिरेटरी स्पेसिस में प्रेजेंट रहता है. उसको हम स्पायरोमीटर से मेजर नहीं कर सकते. अब जो भी आएगा, जैसे टोटल लंग कैपेसिटी है उसमें भी रेजिडुअल वॉल्यूम इंक्लूडेड होता है, तो उसको भी हम मेजर नहीं कर सकते बाय द स्पायरोमीटर. Next question is, external nares open into, options are nasopharynx, nasal chamber, trachea और the sound box. External nares किस में ओपन करता है? करेक्ट ऑप्शन इज नेजल चैम्बर. जो एक्सटर्नल नेरिस हैं वो कंडक्टिंग पार्ट ऑफ जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसका फर्स्ट पोर्शन है एक्सटर्नल नेरिस, वो ओपन करेगा नेजल चैम्बर में. नेजल चैम्बर ओपन करेगा इंटरनल नेरिस में, देन टू फैरिंग्स, देन टू ट्रैकिया. ठीक है, फिर ट्रैकिया जो है ब्रोंकाई में, ब्रोंकाई इनटू रिस्पेक्टिव लंग्स. तो आगे आगे वो डिवाइड करके फिर सेकेंडरी टर्शरी ब्रोंकाइज बनाएंगे, फिर ब्रोंक्यूल्स, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स. तो वहाँ तक तो जो है वो कंडक्टिंग पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम आता है फ्रॉम एक्सटर्नल नेरिस टू द टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स. Next question is, two kids are eating together. One of them suddenly start coughing while swallowing the food. This coughing would have been due to improper movement of, options are epiglottis, diaphragm, neck and the tongue. So the correct option is epiglottis. Epiglottis जो है वो ग्लॉटिस की कवरिंग है. ग्लॉटिस से फर्दर क्या निकलेगी फिर? विंड पाइप. ठीक है ना. सो अगर हमें बात करनी है वो एपिग्लॉटिस की मूवमेंट होती है, सो दैट एयर जो है हमारी विंड पाइप में मूव करती है और हम बात कर पाते हैं. बट अगर फूड स्वॉलो करते हुए एपिग्लॉटिस ओपन हो गया तो फूड एपिग्लॉटिस के थ्रू ग्लॉटिस में एंटर कर जाएगा एंड दैट पर्सन विल स्टार्ट कफिंग ड्यूरिंग द स्वॉलोइंग ऑफ फूड. एकदम से खांसी आना शुरू हो जाएगी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बल्क ऑफ CO2 रिलीज्ड बाय बॉडी टिश्यू इनटू द ब्लड इज प्रेजेंट एज. हमें पता है कि CO2 कहाँ पे बनती है? डिफरेंट बॉडी टिश्यूज में कॉन्टिन्यूसली ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन हो रही है और उससे CO2 बन रही है. तो जो वो ब्लड में ट्रांसपोर्ट होगी, मैक्सिमम ट्रांसपोर्ट जो है वो किस फॉर्म में होता है? तो करेक्ट आंसर इज बाइकार्बोनेट इन द
ब्लड प्लाज्मा एंड आरबीसी। सो ये जो ट्रांसपोर्ट होता है दैट इज अबाउट 70%, ठीक है ना। 70% CO2 जो है दैट इज ट्रांसपोर्टेड इनटू बाइकार्बोनेट, और ये दोनों में ट्रांसपोर्ट होता है इन ब्लड प्लाज्मा और आरबीसी। पहले बाइकार्बोनेट आरबीसी में बनते हैं और फिर बाहर वो प्लाज्मा में मूव करते हैं बाय द क्लोराइड शिफ्ट, और इस तरह से उनका ट्रांसपोर्टेशन होता है। डिटेल वीडियो आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं कि कैसे ट्रांसपोर्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, लंग्स आर मेड अप ऑफ एयर फिल्ड सैक्स, द एल्वियोलाई, दे डू नॉट कोलैप्स इवन आफ्टर फोर्सफुल एक्सपायरेशन बिकॉज ऑफ। क्यों वो जो है कोलैप्स नहीं कर जाते? जब एक्सपायरेशन हो जाती है तो वो कोलैप्स करने चाहिए ना, क्योंकि वो बैलून शेप्ड हम कह रहे हैं उनको हैं वो। द रीजन इज residual volume. Residual volume is the amount of air which always remain in the lungs. So it is around 1200 ml. ये एयर का वो वॉल्यूम है, चाहे हम फोर्सफुली एक्सपायर भी कर लें तब भी ये लंग से रिमूव नहीं होगा. So that is the residual volume. Next question is, the partial pressure of oxygen and CO2 in alveoli are. लंग alveoli में हमें पता है कि ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर सबसे ज़्यादा होगा, तो वो दो ही ऑप्शन हैं, ठीक है ना. इसमें से आप बताइए क्या ये 159 है या 104 है. सो दैट इज 104. ये पार्शियल प्रेशर है लंग एल्वियोलाई का. तो जब लंग एल्वियोलाई में पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का 104 है तो CO2 का कितना होगा? सबसे कम. मैंने आपको बताया है जब हमने ये अपने चैनल पे डिटेल में पढ़ा है चैप्टर, पार्शियल प्रेशर जो है मैक्सिमम है तो दूसरी का मिनिमम होगा, और मिनिमम में कोई भी गैस 40 mmHg से कम नहीं जाएगी, ठीक है ना. तो जो पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का 159 है ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर दिया है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, tidal volume and expiratory reserve volume of an athlete is 500 ml and 1000 ml respectively. What will be the expiratory capacity if residual volume is 1200 ml? Now see, कैपेसिटी आपको जो है निकालनी है, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी. रिमेंबर दैट कैपेसिटी हमेशा दो वॉल्यूम्स को ज्वाइन करके बनेगी, ठीक है. सो द करेक्ट आंसर इज 1500 ml, ठीक है ना. आपको टाइडल वॉल्यूम दिया है और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम दिया है, ठीक है. आपको एक्सपायरेटरी कैपेसिटी निकालनी थी, तो एक्सपायरेटरी कैपेसिटी विल बी टाइडल वॉल्यूम प्लस ERV, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. रेजिडुअल वॉल्यूम जस्ट कंफ्यूज करने के लिए दिया है क्वेश्चन में, इसका कोई भी पर्पस नहीं है. तो एज आई सेड कि कैपेसिटीज दो वॉल्यूम्स को मिला के बनती है, तो दैट इज 1500 ml. Next question is, under normal physiological condition in human being, every 100 ml of oxygenated blood can deliver dash ml of oxygen to the tissues. कितना करता है नॉर्मल कंडीशंस में जो सप्लाई है ऑक्सीजन का, ठीक है ना, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में वो कितना है? 5 ml, 4 ml, 2 ml और 10 ml. सो इट इज़ 5 ml. अगर हम एन एवरेज 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड की बात करें तो वो कितना ml जो है डिलीवर करता है टिश्यूज़ को? दैट इज़ 5 ml, ठीक है, एट ए टाइम पे जो ऑक्सीजन डिलीवरी का अमाउंट है. और कितना ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड में? दैट इज़ 20 ml. 20 में से वो कितना देता है? 5 ml. सो दैट इज़ ओनली 25% ऑफ द टोटल. क्लियर? अगला क्वेश्चन है, वाइटल कैपेसिटी इज. आपको पता है कैपेसिटीज दो या दो से ज़्यादा जो वॉल्यूम्स हैं उनको मिला के बनती है. तो जो वाइटल कैपेसिटी है और दूसरी है टोटल लंग कैपेसिटी. टोटल वर्ड याद रखना कि उसमें टोटल आएगा, सब कुछ टोटल,
ठीक है ना। वाइटल कैपेसिटी जो है उसमें एक चीज़ नहीं होती, तो करेक्ट ऑप्शन है कि उसमें रेजिडुअल वॉल्यूम नहीं होगा। तो वाइटल कैपेसिटी इंक्लूड्स इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एंड द टाइडल वॉल्यूम, राइट। So that's all about the questions related to respiration, human respiratory system और breathing and exchange of gases. I hope आपको क्वेश्चन से अपनी प्रिपरेशन का आइडिया हुआ होगा। सो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।